हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग पीवाईक्यू टू एफवाई की सीरीज़ का पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस में 9 to 10 के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग विदाउट देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई थी। देखिएगा, चलिए हम लोग प्रस्तावना जब आ गई है तो प्रस्तावना के बारे में पहले बात करते हैं। प्रस्तावना को जो है ना संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा, और ये आत्मा, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये किसने दिया था? ये वाक्य दिया था ठाकुर दास भार्गवा जी, ठीक है। अब दूसरा कहा जाता है कि ये एक संविधान की एक आत्मा बोला गया है, और एक कहा गया है कि परिचय पत्र है, और ये स्टेटमेंट पालखी वाला जी ने दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कि प्रस्तावना कैसे आया, नहीं आया। तो देखिए, 11 दिसंबर को सबसे पहले संविधान सभा का बैठक होता है, ठीक है। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य संकल्प था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। उनको 13 दिसंबर को 1946 को सभा में पेश किया जाता है। पेश मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसको एडॉप्ट कब किया गया था? एडॉप्ट किया गया था आपका 22 जनवरी 1947, ठीक है। एडॉप्ट मतलब होता है गहन, कि भाई कब हम लोग उसको अंतग्रहण कर लिए, मतलब खुद एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो चलिए इससे आगे आप देखते हैं कि प्रीएम्बल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले हम लोग एक बार उद्देशिका को ही देख लेते हैं, ठीक है। उद्देशिका को ही देख लेते हैं। लेट मी चेंज द हाइलाइटर। उद्देशिका में कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब आपस में बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समाजवादी वर्ड है, देख रहे हैं आप, समाजवादी, और आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और एक है यहाँ पर एकता और अखंडता। ये तीनों जो हम 3 रेड से जो किए हैं, रेड वाले हाईलाइटर से जो किए हैं, इस वर्ड को जो है ना, इस वर्ड को 42nd अमेंडमेंट मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। जोड़ा गया था मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि प्रीएम्बल ऑफ द मतलब भारत का संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस किस देश से क्या क्या चीज़ें लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिए हैं हम लोग आपका अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संशोधन।
उसके बाद आप देखिएगा तो हम लोग यूएस से क्या लिए हैं, मतलब अमेरिका से क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, हम लोग लिए हैं मतलब जो क्या बोलते हैं, महाभियोग वाला होता है ना, महाभियोग किसका, राष्ट्रपति का, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम लोग वहाँ से लिए हैं। और हम लोग क्या लिए हैं कि जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्राइटेरिया और उनका एज वेज क्या होगा, मतलब ये क्राइटेरिया क्या होगा, कितने होंगे, ये भी हम लोग यूएसए से लिए हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग आयरिश से क्या लिए हैं, हम लोग डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट हो गया। अब हम लोग आते हैं, ऐसे देखेंगे हम लोग, अब हम लोग डीपीएसपी देखते हैं। तो डीपीएसपी हम लोग जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डीपीएसपी के बाद क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं यूएसएसआर से, यूएसएसआर से, समझ गए। और यूएसएसआर से हम लोग एक और चीज़ लिए हैं, पता है क्या, प्रियम्बल का, मतलब उद्देशिका का न्याय जो शब्द है ना, न्याय शब्द, मतलब प्रियम्बल का जो है जस्टिस वर्ड जो है वो भी हम लोग यूएसएसआर से ही लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग अब क्या क्या लिए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं ना, हम लोग लिए हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहाँ है, 7th शेड्यूल में आप देखिएगा, 7th शेड्यूल में आपको यूनियन लिस्ट, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलेगी ना, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। अब अगर हम लोग समवर्ती सूची में जाएंगे तो समवर्ती सूची में एजुकेशन जो है, शिक्षा, एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में ही है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, और एक बात और याद यहाँ पे रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो है ना हम लोग जॉइंट सीटिंग भी लिए हैं, जॉइंट सीटिंग समझते हैं ना, जो पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में जॉइंट सीटिंग पार्लियामेंट में जो होता है, जिसको हम लोग संयुक्त बैठक भी कहते हैं। और ये संयुक्त बैठक किनके आदेश में होता है, मतलब राष्ट्रपति साहिबा जो हैं अभी वो आदेश करेंगी, वो करेंगे तब संयुक्त बैठक होगा। और संयुक्त बैठक का जो है वो चेयरमैन कौन होता है, मतलब उस चेयर का कौन अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का स्पीकर कर लेगा या राज्यसभा का चेयरमैन कर लेगा, ऐसा नहीं है, लोकसभा के स्पीकर साहब करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्रिटेन से देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं। ब्रिटेन में अगर देखिएगा, ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ब्रिटेन से हम लोग सबसे पहले लिए हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब संसदीय सरकार जो है, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, आप मान लीजिए ना कि संसदीय वाला जो है वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और हम लोग ब्रिटेन से क्या लिए हैं, एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। और हम लोग और क्या लिए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आप जानते हैं ना कैबिनेट, वो भी हम लोग यहीं से लिए हैं। और संसदीय प्रणाली भी यहीं से लिए हैं, संसदीय प्रणाली भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना भारत का GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग क्या क्या लिए थे। देखिए सवाल जो है ना, जो मेन सवाल में था, मैं लास्ट में यहाँ बताया, आपको बताने जा रहा हूँ। GOI जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिए थे, यहाँ से इमरजेंसी, क्योंकि ये हम लोग भारत में ही ये कानून था पहले, आज़ादी से पहले। इमरजेंसी का प्रोविज़न्स भी यहाँ से लिए हैं। जुडिशियरी कैसा होगा, मतलब न्यायपालिका कैसा होगा, उस तरह से। और इमरजेंसी का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। और PSC मतलब जो आप लोग देखते हैं ना UPSC या BPSC का अभी देखते हैं ना, तो पहले PSC हुआ करता था। तो PSC भी हम लोग, PSC का जो पूरा मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग UPSC BPSC में, वो GOI एक्ट 1935
से ही लिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अधिकतम यानी कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, जब आता है ना लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसीज ज़्यादा कहाँ है लोकसभा का ज़्यादा, तो सबसे पहले आता है यूपी में। यूपी में कितना है? यूपी में है आपका 80। और एमएच में कितना है? एमएच में है आपका, मतलब महाराष्ट्र में कितना है आपका? 48। वेस्ट बंगाल में कितना है? वेस्ट बंगाल में है आपका आई थिंक 42। और उसके बाद बिहार में कितना है? बिहार में है 40। ठीक है, तो देखिए टॉप 3 में ये लोग हैं, टॉप 4 में हम लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे बोलता है बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो यूपी हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर बिहार। ये स्टेट में तो सही है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 80 सीट है या 48 सीट है या 42 सीट है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसके लिए बनता है परिसीमन कमीशन, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। और अभी जो हम लोग अभी तक कितने टोटल डिलिमिटेशन हुए हैं, परिसीमन आयोग कितने बने हैं? 4 बार हुए हैं। ठीक है, टोटल। और ये इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन था 4 टाइम्स। तो हम लोग सबसे ज़्यादा तो देख लिए कि ज़्यादा किसका किसका है, तो अब हम लोग देखते हैं कम किसका किसका है। सबसे कम, तो सबसे कम है सिक्किम का है, मेघालय का है, और किसका है? और है आपका मिजोरम का। मिजोरम मतलब ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो वाले स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे कम, मतलब इसमें एक ही सीट है, राइट। इसमें टोटल एक ही सीट है। और हम लोग देखते हैं अब कि टोटल लोकसभा, मतलब टोटल पार्लियामेंट में कितने हैं, पार्लियामेंट में सीट कितने हैं। तो पार्लियामेंट में टोटल जो है स्ट्रेंथ जो है मतलब 552 होता है, लेकिन अब अभी हम लोग का 543 है। ठीक है, और लोकसभा के बारे में जिक्र कहाँ होता है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में क्या कहता है? निचला सदन के बारे में डिस्कस होता है। और देखिएगा पार्लियामेंट को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पार्लियामेंट का 3 चीज़ होता है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का ही अंग होता है, मतलब संसद का ही अंग होता है वो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इट इज़ मोर अकाउंटेबल, मतलब ये अधिक उत्तरदायी है। इट हैज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। सी ऑप्शन है, इट डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कह रही है कि ये मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ठीक है, और ये सी है। तो देखिएगा अब जब डेमोक्रेसी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है खैर, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ये सारा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होता है, मतलब उत्तरदायी होता है। और उत्तरदायी किसके प्रति होती है गवर्नमेंट? पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जब पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होगी तो डिसीजन मेकिंग तो अच्छा लेना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे रोड पे। तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छा करना होता है। और देखिए जगह जगह हम लोग के साथ क्या होता है, मतभेद होते हैं। देखिए मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए मतभेद की बात करते हैं, मतभेद अगर होता है तो उसका हम लोग निपटारा भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग निपटारा करते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ प्रॉपर मीटिंग करके, ऐसे करके कुछ करके एक समूह बना करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए जो है वाई डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज और हर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। यहाँ पे सवाल है किसकी सलाह से करता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक आता है ना आर्टिकल 74 होता है, समझ गए। आर्टिकल 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति जी जो हैं प्रेसिडेंट लिखते हैं, प्रेसिडेंट जी जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद
के आदेश के अनुसार, मतलब मंत्री परिषद के जो सजेशन होंगे, एडवाइस होंगे, एडवाइस समझते हैं ना, सलाह, सलाह के अनुसार ही प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, अगर देखिए केस बता रहे हैं आपको हम, अगर सलाह नहीं, सलाह ये देते हैं मंत्री परिषद, ऐसे दिए सलाह, प्रेसिडेंट उसको नहीं माने, तो क्या करेंगे ना कि संसद में सरकार जो है वो एक महाभियोग का महाभियोग बिल भी ला सकते हैं। महाभियोग का मतलब महाभियोग बिल बोलते हैं, महाभियोग भी ला सकते हैं। और महाभियोग को लाने का एक ही रीज़न है, कारण क्या है, कारण है कि आपने संविधान को नहीं माना। चूँकि राष्ट्रपति जी जो ओथ लेती है ना, जब ओथ लेते हैं जब राष्ट्रपति, तब बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को मानेंगे। तो यहाँ पर तो आर्टिकल 74 में 74 में संविधान के बारे में ही दिया गया है। तो अगर संविधान के बारे में 74 में अगर दिया हुआ है, तो अगर आप वो बात नहीं मानते हैं, डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, सलाह नहीं मान रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट ला सकता है, और रीज़न बताया जाएगा कि आपने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। और कारण वही, मतलब हिंदी में बताया हूँ, संविधान की अवहेलना की है, अगर हिंदी में अगर हम देखेंगे तो, और इसके थ्रू आपको मतलब महाभियोग आप पे लग सकता है। हालांकि अब तक महाभियोग जो है ना किसी भी राष्ट्रपति पे हम लोग का नहीं लगा है, राइट। तो इसमें आंसर आप देख लीजिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। अब हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग का तो जानते ही, हम लोग ऑप्शंस पे देखते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्ट जो है उसका पार्ट है आपका, ये सबसे पहले तो GOI 1935 के थ्रू इसको लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये पार्ट 5 में है, और इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 124 to 147, मतलब 124 से 147 तक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक सेकंड में इसको स्लाइड, एक सेकंड मिटा दिया मैं, एक सेकंड इसको, हाँ हो गया। तो चलिए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो जज होते हैं, इनको इनका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, राइट। फिर होना चाहिए चाहे तो SC में उनका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, मतलब एज ए जज, समझिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एज ए जज, या फिर 10 साल का वो एडवोकेट होना चाहिए। कहाँ पे, HC में, मतलब हाई कोर्ट में। या फिर हमारे प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं ये आदमी काफ़ी अच्छा इनका, मतलब काफ़ी अच्छा इनका लॉ बैकग्राउंड है और ये अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो इनको भी बनाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं हाई कोर्ट वाले पे। तो हाई कोर्ट वाले में क्या है कि 10 साल का न्यायिक क्या होगा, न्यायिक आपको ऑफिसर होना पड़ेगा, मतलब न्यायिक पदाधिकारी 10 साल का आप ले सकते हैं। और एडवोकेट भी आप, मतलब 10 साल के, एडवोकेट भी आपका 10 साल का, अगर आप SC या किसी भी कोर्ट में, नॉर्मल इस कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आप काम करते हो, उसमें भी HC में आपको जज बना दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना, एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, वो है 7 संशोधन, समझ गए, 7। इसमें क्या बोला गया है ना कि कॉमन दो स्टेट का एक कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आया गया था, ये 7, तो 7वां जो है, 7वां संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सजेस्ट। तो आते हैं, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। ऑप्शन कह रहा है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स, मतलब आंतरिक मामलों का विनियमन। और क्या कह रहा है कि अमेंडेड टू प्रिवेंट चेंजिंग पार्टीज, मतलब पार्टियों को बदलने को रोकने के लिए संशोधित। सी ऑप्शन कह रहा है कंपलसरी टू फिल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब इनका
उनका इनकम टैक्स रिटर्न पर भरना अनिवार्य है। तो देखिएगा ना, एंटी डिफेक्शन का मतलब ही होता है दल बदल कानून। देखिए दल बदल कानून है लिखा हुआ। दल बदल कानून मतलब जान नहीं कि दल से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो दल बोलते हैं हम लोग जनरली। तो ये दल बदल कानून तो है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपका बेसिक था, ये स्टेटमेंट आपका ऐसे सही हो जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग जैसे करते हैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से देखेंगे कि क्या है। तो हम लोग अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं एंटी डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन के बारे में, एंटी डिफेक्शन या क्या बोलते हैं उसको, दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो दल बदल कानून जो है ना, ये सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन मतलब 52 CAA के थ्रू लाया गया था। तो ये इसमें क्या था और ये कब हुआ था, 1985 में। इसमें क्या बोला था कि मान लीजिए कि 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूट के अगर किसी दूसरे पार्टी में चले जाता है तो वो डिफेक्शन नहीं होगा, मतलब दल बदल कानून के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब और दल बदल कानून के अंदर आ गया तो उसकी जो सदस्यता है ना, सदस्यता वो रद्द हो जाती है, राइट, ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद थोड़ा सा और जब देखा कि भाई ये तो और भी हो रहा है, ज़्यादा होने लगा है, तो फिर और भी स्ट्रिक्ट किया गया और लाया गया मतलब ये वाला CA 91 91 CA 91वां संविधान लाया गया। इसमें 2/3 लिमिटेशन लगा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या गया 2/3 लगा दिया गया लिमिटेशंस। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे करके एक सदस्य रद्द होता है, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द होती है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है ना कि नॉमिनेटेड होता है, कोई नॉमिनेटेड समझते हैं ना, चुना हुआ। तो अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर है तो इनको 6 महीने के अंदर कोई पार्टी जो मतलब कोई पार्टी से अपना कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद 6 महीना 1 दिन भी अगर हो गया ना और वो किसी पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अगर इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, जैसे अब बिहार में अभी पप्पू यादव जी थे ना, बहुत ही नाम का मतलब, तो वो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल ये ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ये ज्वाइन करेंगे तो इनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, तो इनको ज्वाइन करना होगा। अगर ज्वाइन करना भी है तो इनको आफ्टर जब इलेक्शन करीब होगा तब ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सदस्यता ही रद्द हो जाएगी, वो MP रहेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। और थर्ड क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए कि पॉलिटिकल पार्टी में होता है ना व्हिप, जानते हैं ना आप लोग व्हिप, अगर व्हिप हो गया या अब वोटिंग करना है, मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसमें आप अगर अब्सटेन कर गए, एब्सेंट हो गए, तब भी आपका व्हिप के थ्रू आपका वो किया जा सकता है कि आपने पार्टी की गाइडलाइन से बाहर किया तो आपका भी डिफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा डिफेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफेक्शन जब होता है दल बदल वाला में फैसला कौन लेता है कि ये दल बदल कानून है, उसमें आता है आपका स्पीकर साहब जो है ना, वही लेते हैं फैसला कि ये दल बदल कानून में आता है कि अंदर नहीं आता है। और ये इनका जो फैसला है ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को हम लोग बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। देखिए ये स्टेटमेंट हम लोग बचपन से ही पढ़ के आते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट सीधा भाई अब्राहम लिंकन साहब का है, एडम स्मिथ साहब नहीं कहे हैं, JS मिल भी नहीं कहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। और अब्राहम लिंकन जो है ना वो 16वां राष्ट्रपति कहाँ के राष्ट्रपति थे, USA के, ठीक है। तो वहीं से ये स्टेटमेंट लिया गया था, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू एजुकेशन RT विच केम अंडर रिफ्लेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट,
ठीक है। कह रहा है शिक्षा का अधिकार जो है ना, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल से देखते हैं कि ये कहाँ आएगा। आप लोग अपना ये कर लीजिएगा कि कैसे आएगा, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार पहले देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार मतलब ऐसे लिखते हैं, FR तो सब कुछ समझते ही होंगे। FR में देखते हैं, FR है 12 से 35 तक, ठीक है। तो 12 से 35 तक में 14 से 18 तक जो है वो समानता वाला है। समानता वाला है ना, इक्वलिटी वाला, इक्वलिटी वाला। सॉरी 19 से 22 तक आपका क्या है, फ्रीडम वाला, मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता वाला। 23 से 24 में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन वाला। एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं ना, अरे भाई शोषण, ठीक है। और 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक, धार्मिक वाला, रिलीजियन। और 29-30 में क्या है, 29-30 में आपका वही वाला माइनॉरिटी वाला जो है, कल्चरल एंड ये वाला, देख लीजिए लिखा हुआ है, इतना क्या लिखेंगे, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 29-30 में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना कि एजुकेशन किस में आता है, ठीक है। मतलब ये एजुकेशन तो दोनों में आता था, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन कहाँ आता है वो भी पता चल जाएगा, वो DPSP में भी आता है एजुकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है, स्पेसिफिकली बोल दिया है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, स्वतंत्रता की बात, तो देखते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि अभी कैसे वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले होता क्या है ना कि 86 मतलब 86वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन। देखिए हम लोग ना शॉर्ट में लिखेंगे अब 86 CAA, अगर ऐसे लिखे तो समझ लीजिएगा कि ये संविधान का संशोधन ही है। तो 86 CAA 2002 में होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है ना, इसमें आर्टिकल 20A में राइट टू एजुकेशन को डाला जाता है। और राइट टू एजुकेशन में जब डाला जाता है, मतलब एजुकेशन को इसमें करने के बाद ये 45, ये याद रखिएगा, ये DPSP जो है ना, एजुकेशन जो है वो DPSP का आर्टिकल 45 में भी है, ये सॉरी आर्टिकल 45 में भी है, हाँ लिखने में गलती हो जाता है कभी, तो 45 में भी है, मतलब में भी है। इसके बाद होता क्या है ना कि गवर्नमेंट लेके आती है RTE एक्ट, मतलब शिक्षा का अधिकार वाला कानून, शिक्षा का अधिकार वाला कानून, शिक्षा का अधिकार कानून कब लेके आते हैं, 2009 में। इसमें क्या बोलते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को आपको शिक्षा देना होगा, मतलब एजुकेशन देना होगा, राइट। तो इसमें अब देख लेते हैं, जब हम लोग 21A देखें, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जब हम लोग 21A देखें तो अब यहाँ पे आइए और देखिए कि 21A कहाँ होता है, फ्रीडम वाले में होता है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर स्टेटमेंट देखेंगे आंसर इसका, तो ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स। हिंदी में है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है, ठीक है। यह है क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, 25वां अमेंडमेंट, 38वां, 42वां। तो सबसे पहले देखते हैं 25वां में क्या कहा गया था, 5th CA में देखते हैं क्या कहा गया था। तो 25वां मतलब 25वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया था, ये कब हुआ था, ये आपका हो गया था 1971 में। तो 1971 में जब हुआ तो इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है ना, प्रॉपर्टी वाला राइट, ये इसमें अगर मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल किया गया था, मतलब थोड़ा सा कम किया गया था फंडामेंटल राइट वाला, कि भाई आप अगर फंडामेंटल राइट था उस वक्त, क्योंकि 1970 में तो फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी वाला, तो कोई रोड बनाने के लिए, रोड सड़क बनाने के लिए ज़मीन वमीन नहीं दे देते, ठीक है। तो इसमें कहा गया था तो थोड़ा सा कर्टेल किया गया। उसके बाद एक स्पेसिफिक लॉ आ गया, स्पेसिफिक अमेंडमेंट आ गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग 44वां, मतलब ऐसे 44वां संविधान संशोधन, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी के जो राइट थे ना आर्टिकल 31 में, इसको हम लोग 300A में कर दिए थे, और प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार ही ख़त्म कर दिए थे, राइट। चलिए तो ये हो गया 25वां के बारे में थोड़ा जान गए। अब हम लोग आते हैं 38वां के बारे में। 38वां में क्या कहती है, 38वां में कह रही है कि 38वां जो संविधान जो है ना, 38वां संविधान जो कहता CAA 1975, ये तब आया था, 1975 में आया था।
तो ये इमरजेंसी, अब देखिएगा 1975 का टाइमिंग है, तो इस वक्त इमरजेंसी था, आपातकाल इसको बोलते हैं हिंदी में, आपातकाल, ठीक है। तो तब जब आया ना, तब क्या हुआ था कि लोग जो है ना अध्यादेश, अध्यादेश समझते हैं, अध्यादेश, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेंस इंग्लिश में। तो अध्यादेश जो है, ये अध्यादेश के लिए लेके आए थे कि मतलब आप अध्यादेश जितना भी लेके आएंगे, इस अमेंडमेंट में कहा गया था कि आप कुछ भी लेके आइए, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन इस तो कहा गया, तो अध्यादेश जब कहा गया तो यही चीज़ को 38वां संविधान में, संविधान संशोधन में लाया गया। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, इस अध्यादेश, इस कानून को जो है ना, इस कानून को, ये वाला जो एक्ट है 44 CAA, ये ख़त्म कर देती है, मतलब बोलती कि ऐसा कानून नहीं चलेगा, क्योंकि ये कानून जो है ये लोगों का राइट्स को ख़त्म करती है। आप कुछ भी लेके, कभी भी अध्यादेश लेके आ जाएंगे, कुछ भी किसी भी चीज़ों पे, तो दिक्कत ना हो जाएगी। तो इसी वजह से अध्यादेश को, ये वाला अध्यादेश, इस तरह से अध्यादेश लाना प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, ऑर्डिनेंस के बारे में जानते हैं, मतलब अध्यादेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। अध्यादेश का जो है, यहाँ पे लिखते हैं, अध्यादेश जो है, अध्यादेश जो है ये एक प्रेसिडेंट भी लाता है, गवर्नर भी लाता है, स्टेट भी लाता है और सेंटर भी लाता है, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल है ना, इसका आर्टिकल है 123, और इसका आर्टिकल कौन सा है, ये 213 है। याद रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर से लिखता हूँ, याद रखिएगा, DC वाधवा केस, DC वाधवा केस था एक, DC वाधवा केस कब हुआ था ये केस, 1987 को। इस केस में जो है ना, क्या बोला गया था कि आप बार बार जो है, बिहार गवर्नमेंट क्या करती थी 1987 के, बार बार ऑर्डिनेंस लाती थी, मतलब अध्यादेश ला लेती थी। तो इसी में केस गया और सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला कि भाई आप बार बार ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं ऐसे करके कि आप कुछ भी लाएंगे आप, क्योंकि देखिए कानून कुछ भी आता है, हम लोग को पता है कि कानून लाने के लिए प्रॉपर चाहिए असेंबली या लोकसभा या पार्लियामेंट में, लेकिन मतलब बिना सेशन बुलाए आप अध्यादेश लाएंगे और कानून बना देंगे। तो बार बार ऐसे करेंगे तो पब्लिक का जो है, पब्लिक का राइट्स का तो वायलेशन कर रहे हैं ना, प्रॉपर डिस्कस ही नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये स्टेट, मतलब 38 वाला हो गया। अब देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो और बात हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो हम लोग अब चलते हैं 42nd अमेंडमेंट के बारे में, और 42nd अमेंडमेंट के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि क्या था। पहले से किए 42nd अमेंडमेंट का पहले बैकग्राउंड देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, इतना तो समझ में आ रहा है। 1976 में ये बोलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए, राइट। तो इनके बाद गवर्नमेंट जो है संसद में एक बिल लाती है, उस बिल का नाम होता है 42वां संशोधन। इस 42वां संशोधन में, मतलब 42nd CAA में टोटल 10 आइटम जोड़ते हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा क्या कौन कौन सा आइटम है, अभी मैंने वो लगाना भूल गया है इसमें। तो 10 आइटम होता है, और 11वां आइटम जो है ना, 11वां आइटम जो है एजुकेशन है, एजुकेशन। और ये कहाँ से आया था, अभी पर आया 86 से लाया गया था, वही 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बना दिया गया, ठीक है। 86 वाले में ला करके इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बना दिया गया था। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं अब, 11, स्टार्टिंग में कितने थे, 10, ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल इंक्लूडेड इन 1937, मतलब किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी इसमें से कौन संविधान के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, यहाँ पूछा है नहीं थे। और पता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें सारे आंसर सही होते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे सही, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि कैसे सही होते हैं। ऐसे मतलब थोड़ा सा इस टाइप के आंसर क्वेश्चन जो आते हैं कि भाई मतलब देखिए इतना नाम याद करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तब इतने मेंबर्स रहे होंगे तो याद तो होगा नहीं। तो उसमें से मतलब एक इंटेलेक्चुअल गेसिंग जब कीजिएगा ना, इंटेलेक्चुअल गेसिंग, तो आपको लगेगा कि भाई इतना नाम तो भाई कोई भी इंसान याद नहीं कर सकता है, तो भाई जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये है टेक्निक इसका, क्योंकि मैंने जितना भी PY को देखा है इसमें से मुझे ऐसा फील हुआ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन डिस्कशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि
एक सेकंड पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो मैंने अभी पहले ही सर बताया, हम लोग डिस्कस किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 11 दिसंबर 1946 में बना था, राइट। और याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो है M.N. रॉय साहब थे, इन्होंने सजेस्ट किया था। कब? 1934 में। एक बात इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिए, मैं रेड कलम से लिखता हूँ, महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी थे या नहीं थे, तो महात्मा गांधी जी पार्ट इसमें नहीं थे। और अब देखते हैं कि ये इसमें कितने कमेटी थे। तो इसमें कमेटी थे 22, ठीक है। टोटल 22 कमेटीज़ बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और मेंबर कितने थे? मेंबर थे आपको, मैं मेंबर बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ कि 22 कमेटी थे, राइट। 22 कमेटी थे, तो 22 कमेटी थे। और मेंबर कितने थे? मेंबर थे 207, लेकिन कितने आना था? 389 आना था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है ना, मैं आपको बताया ना कि 11 अरे यार ये तो गलती हो गया है, 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था। फर्स्ट मीटिंग मतलब पहला जो सदन हुआ था ना, सदन की सभा आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, राइट। अब देखते हैं कि इसके जो 22 कमेटी हैं वो कौन कौन से हैं, राइट। तो चलते हैं 22 कमेटी की तरफ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं। देखिए 22 कमेटी में ये सारे कमेटियाँ, यूनियन पावर कमेटी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, राइट। तो चलिए और थोड़ा देख लेते हैं कि एक सवाल आप लोग से पूछते हैं कि संविधान सभा का जो है ना, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी से पहले कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इनका नाम कौन प्रपोज किया था? जेपी कृपलानी जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी का जेपी कृपलानी जी सजेस्ट किए थे। और पता है आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये क्वेश्चन इस बार का यूपीएससी 2024 में ये सवाल पूछा है कि कौन थे राजेंद्र प्रसाद से पहले। आप समझ रहे हैं, ये यूपीएससी। और अभी मैं बताया था ना डिलिमिटेशन वाला, परिसीमन कितना बार हुआ है, परिसीमन कितना बार, 4 बार बताया था ना। ये भी क्वेश्चन इस बार यूपीएससी पूछी थी। यूपीएससी, आप समझ रहे हैं, यूपीएससी पूछ रही है इस तरह के एग्ज़ाम, मतलब यूपीएससी पूछ रही है इस तरह के क्वेश्चंस, तो यूपीएससी भी पूछ ही सकती है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एक बार यूपीएससी पूछ ली है तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है ये सब क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा और कुछ ऐड ऑन करते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर जो है, अच्छा ये बताइए आप लोग कि हम लोग का नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? बताइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। वैसे 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा, अच्छा हाँ, अगर सच्चिदानंद सिन्हा वाला जी वाला देख लिए हैं तो ये भी देख लेते हैं ना एक बार कि सबसे पहले स्पीकर कौन थे पार्लियामेंट के? स्पीकर कौन थे? तो वो थे JV मावलंकर जी, ठीक है, याद रखिएगा बस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द मनी बिल्स, राइट। तो हिंदी में कह रहा है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ, मनी बिल, इसको हम लोग बोलते हैं, मनी बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में देखते हैं कि थोड़ा बेसिक चीज़ देख लेंगे तो अपने आप हम लोग को ये क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। तो धन विधेयक को जो है ये आर्टिकल 110 में रखा गया है, आर्टिकल 110। और धन विधेयक का जो फैसला है ना कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये स्पीकर महोदय लेते हैं, स्पीकर महोदया लेती है, ठीक है, स्पीकर साहब लेते हैं। तो स्पीकर जब लेते हैं और जब ये ट्रांसमिट करते हैं राज्यसभा में ना, अब लोकसभा में बिल पेश हुआ, और एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में इसका कोई
राज्यसभा में ये बिल पेश नहीं हो सकता है, जा सकता है 14 दिन के लिए जाएगा, और राज्यसभा होगा तो इनमें कुछ सजेस्ट देंगे, अगर सजेस्ट नहीं भी देंगे ना तब भी 14 दिन के अंदर ये पास हो जाएगा। और राज्यसभा का कोई जो रहे उसमें रोल नहीं है, होता है ना कि सजेशन दे दीजिए अगर कुछ देना है तो, लेकिन ये सजेशन जो है इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये सजेशन लोकसभा में जो है ना ये बाध्य नहीं है, होगा तो लोकसभा मानेगी इस बात को, नहीं होगा तो नहीं मानेगी, ठीक है। और उसके बाद धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक जो है, धन विधेयक के साथ क्या है कि ये राष्ट्रपति से पहले, मतलब राष्ट्रपति द्वारा, मतलब पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति आदेश देती है तब जाके लोकसभा में मनी बिल आता है, धन विधेयक आती है। जब भाई आप मान के चलिए आप उनको आदेश दिए ये काम करो, तो आप हमको क्या ये बाद में बोल सकते हैं कि अब आप मना कर सकते हैं? मना नहीं कर सकते हैं। तो इस बिल में जो है ना, इस विधेयक में राष्ट्रपति क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है बिल को, या फिर रोक सकता है या पास कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता है कि भाई तुम फिर से, वापस होता है ना, वापस नहीं कर सकते हैं कि जाकर फिर से एक बार बिल को डिस्कस करो अच्छे से, ऐसा नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें सिर्फ ना लोकसभा का ही अधिकार है, मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले, समझ गए, इंट्रोड्यूस में ही, प्रस्तावित हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रस्तावित सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। भाई आर्टिकल 110 में वही बात कर रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये वित्तीय मामले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली, तो क्या यानी कि ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ओनली, ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। भाई ये होता ही नहीं है वहाँ पर प्रस्तावित, ये स्टेटमेंट गलत है। अब चौथा देखिए कि इनकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बिल्कुल स्पीकर, देखिए हम बताया ना अभी कि स्पीकर अगर जब राज्यसभा में भेजेंगे तब वहाँ पर प्रमाण देना पड़ता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, स्पीकर वो देते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ले देखते हैं ऑप्शन क्या है, 1 2 3 3, अरे यहाँ तो है ही नहीं ऑप्शन, बीपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन ही शायद मुझे लगता है कि गलत दे दिया है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 3 होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सिर्फ 3 होना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है बीपीएससी के द्वारा। चलिए, होती है कभी कभी मिस टाइपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, मतलब भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? देखिए भैया इसका आंसर है 26/1950 को आया था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग जानते हैं क्या था, 124 से 147 था आर्टिकल, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, और ये पार्ट 4 में है, पार्ट 5 में है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या था, 214 से 231, ये कौन सा पार्ट में है, ये 6 पार्ट में है। इतना ही हम लोग को जानना है, इससे ज़्यादा कुछ बीपीएससी में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना तो क्वेश्चन पूछ सकती है वो। तो चलते हैं हम लोग देखिए एससी के बारे में, जज का कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो भी डिस्कस कर लिया, आर्टिकल भी कर लिया, पार्ट भी कर लिया, राइट। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इतने ज़्यादा सवाल, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोक अदालत, मतलब लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ इनएक्सपेंसिव जुडिशियल सर्विस, मतलब सस्ती न्यायिक सेवा है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, रिजॉल्व डिस्प्यूट इन सिंगल हियरिंग, एक एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा क्या है, ये त्वरित न्याय है, मतलब प्रोवाइड्स स्पीडी जस्टिस। चौथा क्या है, सेवानिवृत्त जज अदालत चलाता है, रिटायर्ड जज चेयर्स द लोक अदालत। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन एपेक्स कोर्ट, ये एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे। सर्वोच्च न्यायालय है भाई, सर्वोच्च न्यायालय खाली सुप्रीम कोर्ट है, ये तो स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा भी लोक अदालत के बारे में पहले देखते हैं। लोक अदालत क्या है ना कि इसका एक एक्ट आया था जो 1987 में था, ठीक है, 1987 में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के थ्रू लोक अदालत के बारे में बात की गई थी, इसमें
ये एक सिविल कोर्ट के तरह काम करती है, ठीक है, सिविल कोर्ट, नॉट क्रिमिनल कोर्ट, याद रखिएगा, सिविल कोर्ट ओनली, सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। और इसमें क्या है ना कि सिटिंग या तो सिटिंग या रिटायर्ड जज जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हिंदी में लिख देते हैं, एक सेकेंड, सेवानिवृत्त जो होते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं स्टेटमेंट में। ये एक सस्ती न्यायिक सेवा है भाई, ये स्टेटमेंट आप सोच लीजिए कि लोक अदालत में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है कि सस्ती न्यायिक सेवा जो है, सस्ती न्यायिक सेवा, ये बिल्कुल सस्ती न्यायिक सेवा है। उसके बाद क्या है कि एकल पेशी विवाद। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग कि कोई भी विवाद को एक ही मीटिंग में ख़त्म किया जा सकता है, मतलब एक ही मीटिंग में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये त्वरित न्याय देता है, मतलब तुरंत स्पीडी जस्टिस। भाई जब एक दिन में होगा ही नहीं तो त्वरित कैसे हो गया स्पीडी जस्टिस? तो ये भी नहीं होगा। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत कहलाता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये गलत है स्टेटमेंट है। रिटायर्ड जज चलाते हैं, ये सही होगा। एपेक्स कोर्ट तो नहीं होगा। तो इसमें स्टेटमेंट होगा आपका सही बोला है ना, इस करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन 1। लेकिन बीपीएससी आपका दी नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यहाँ भी ऑप्शन इन्होंने गलत किया हुआ है, सिर्फ 1 सही होगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि बाई विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज एप्रेथाइड फॉलोड एज एन ऑफिशियल पॉलिसी बिटवीन 1948 टू। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था ना, ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, तो ये एप्रेथाइड था क्या कि डेवलपमेंट करने के लिए ना, डेवलपमेंट करने के लिए मतलब डिफरेंट अलग मतलब मान के चले रेशियल होता है, कास्ट होता है, इस तरह का होता है ना चीज़ें, अलग अलग चीज़ में, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना करके इसको किया गया था। तो ये स्टेटमेंट साउथ अफ्रीका यहाँ पर सही है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए मध्य रंग भेद वाला का अधिकारित नीति ऐसे करके, तो ये आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, राइट। 14 नंबर में आते हैं, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 25 जनवरी, 5 जून, ठीक है। देखिए इसका आंसर है आपका 25 जनवरी, बिकॉज 25 जनवरी 1950 को जो है ना ECI का गठन हुआ था, समझ गए, गठन हुआ था। तो उसके गठन के हिसाब से 25 को, 25 इसको कब से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सॉरी 21 लिख दिया, 25 जनवरी को कब से हम लोग मना रहे हैं? ये मना रहे हैं 2011 से, मनमोहन सिंह जी का सरकार थी तब से हम लोग इसको मना रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। देखिए इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 324 कहती है कि एक देश में ECI होगा और वो सारा इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, सारा इलेक्शन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला और पार्लियामेंट वाला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 325 क्या कहती है कि हर इंसान जो 18+ है उसका एक लिस्ट में नाम जरूर होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद 326 क्या कहती है ना, 326 कहती है कि 18 साल के एज के लोगों का वोट देने का राइट होगा। और आपको पता है पहले 21 साल था, 21 साल, ये क्या हुआ 61वां संविधान के थ्रू 21 से 18 कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। और 61वां संविधान कब हुआ था, संविधान संशोधन? ये हुआ था आपका 1988 को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में परिषद में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पे बोला है असत्य कौन सा है। देखिएगा पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए 15 मेंबर काउंसिल इन विच 5 आर परमानेंट, 10 आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देखते हैं क्या है, इस परिषद में 15 सदस्य हैं। अच्छा रुकना, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना कि कौन सा असत्य है, अपने आप पता चल जाएगा। तो देखते हैं यूएनएससी क्यों बनता है? शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मतलब इंटरनेशनल पीस के लिए इस संगठन को बनाया गया है। इसमें कितने लोग हैं? 15 मेंबर हैं, ठीक है। और 15 मेंबर में 5 मेंबर जो हैं परमानेंट हैं, और याद रखिएगा हम लोग जो हैं
भारत जो है, भारत भी मेंबर है लेकिन परमानेंट नहीं है, समझ गए, परमानेंट नहीं है हम लोग, मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तब देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 इलेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इच परमानेंट मेंबर एज वीटो पावर, इच पर बिल्कुल हाँ, क्या है ना कि वीटो पावर उन्हीं को दिया गया है जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट। और परमानेंट मेंबर इसी वीटो पावर की वजह से भारत भी कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है कि हमको परमानेंट सीट जो है वो मिल जाए, ताकि मेरे पास भी वीटो पावर हो, वीटो पावर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि देखिए हम लोग डिस्कस किए क्या, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर इट्स फंडिंग एजेंसी। भाई ये स्टेटमेंट नहीं है ऐसा, उसका UN ही देखता है ऐसे करके, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो गलत आंसर जो है वो आपका ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। अब हम लोग थोड़ा सा IMF और इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है IMF। और ये देखिए IMF के बारे में अगर देखेंगे शॉर्ट में देखते हैं, ये वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें 190 मेंबर हैं और ये क्या करता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए करता है, ठीक है। इतना ही जानना है बस इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक क्या कहती है, विश्व बैंक में वो ये भी वाशिंगटन DC में है, बस इतना ही जानते हैं। बाकी सेपरेट लेक्चर में जब वो PYQ उसका आएगा प्रॉपर इकोनॉमी का, तो उसमें तो होगा ही ये सारा चीज़ें, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं तो काफ़ी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से करना होगा। क्योंकि इस विश्व बैंक जो है वो, विश्व बैंक IMF जो है वो इकोनॉमी का पार्ट है, तो इकोनॉमी का भी पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है, तो हम लोग वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑल दो UNSC भी आपका उसी का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का, तो देख लेंगे हम लोग वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए काउंटर वेट ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, राइट। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। अब देखिए माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप कदाचार कर रहे हैं, कदाचार, तो देखिएगा। और यहाँ पर क्या है, प्रतिभारित है मतलब काउंटर समझते हैं ना, बैलेंस। तो मुझे बताइए कि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अरे भाई ये खुद एक माल प्रैक्टिस है, ये तो खुद एक कदाचार है। वोटरों को धमकाने और अत्यधिक धन, भाई ये भी कदाचार है। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी कदाचार है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए काउंटर वेट टू द इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। ये भी स्टेटमेंट, ये भी मैल प्रैक्टिस है, ये भी मैल प्रैक्टिस है, ये भी मैल प्रैक्टिस है। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अरे भाई अगर कदाचार हो रहा है तो आप टाइट ना कीजिएगा, अब रूल ऑफ ECI रूल लगाएगी ना भाई, मतलब एक्शन में आएगी ना कि सत्तारूढ़ दल जो सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसको खत्म किए। वोटरों का धमकाने का जो लोग प्रयत्न कर रहा है वो भी खत्म करे, तो वो ECI करेगी ना भाई। ये होता है काउंटर वे या फिर प्रतिभारित इसी को बोलते हैं, प्रतिभारित। कि मान के चलिए कि कदाचार हो रहा है, तो कदाचार को रोकने के लिए कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, तो इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रतिभारित। बाकी लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पे सारा कदाचार वाला ही है, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मंडल कमीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1980 रिकमेंडेशन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू सोशली एंड बैकवर्ड, ये वाला मंडल आयोग ने 1980 ने की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत, अब भाई अभी रिजर्वेशन का जो है ना OBC को कितना दिया गया है, 27% दिया गया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मंडल कमीशन के बारे में, मंडल आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन का पूरा नाम क्या था पता है आपको, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये ऑप्शन में पूछ सकता है कि मंडल कमीशन के जो हैं वो अध्यक्ष कौन थे, मंडल कमीशन किनके, इसमें कौन उसको लीड कर रहे थे, कौन उस पर ये कर रहे थे, तो ये होगा, ठीक है। और ये कब हुआ था, मोरारजी देसाई साहब का गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक है। अब देखिए एक रोहिणी पाल भी है, रिजर्वेशन से रिलेटेड एक रोहिणी पाल कमीशन भी है, और ये भी 2007 में बनी थी, और ये भी रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है, राइट। और कर्पूरी ठाकुर जी का भी एक फॉर्मूला था, कर्पूरी ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कर्पूरी ठाकुर जी को इस बार भारत रत्न मिला है, तो ये भी रिजर्वेशन पे अपना
ये बोलते थे सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। ये फॉर्मूला दिए थे, ये मैंने इग्नू में पढ़ा था, इग्नू वाले मटेरियल में, मास्टर्स वाले इसमें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कौन सा मौलिक अधिकार हृदय एवं आत्मा कहलाता है? पता है आपको कौन सा कहलाता है? आर्टिकल 32 हम लोग देखे थे ना, 30 तक देखे थे, 31 तो मिटा ही दिया गया है। 32 को क्या बोलते हैं ना, 32 को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार। इसमें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें संवैधानिक उपचार होता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार वाला में आपको पता है कि राइट टू इक्वलिटी तो 14 से 18 था, फ्रीडम जो है 19 से 22 था, कल्चरल जो है 29 से 30 था। तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आप देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई राम है, राम जो है वो मोहन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, मतलब ये इनको जीने नहीं दे रहा है। तो इसका कोई एक दोस्त है, उसका नाम है रहीम। तो रहीम क्या कर, मतलब ये भी आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं जा पा रहे हैं बेचारे, तो रहीम क्या करेंगे, रहीम को अगर मालूम हो गया कि भाई राम इनको परेशान कर रहा है मोहन को, तो रहीम क्या करेंगे, जा कर के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट कर देंगे, PIL डाल देंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये मना नहीं कर सकती है, ठीक है, मना नहीं कर सकती है। इसलिए मना नहीं करेगी क्योंकि आर्टिकल 32 में खुद एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट में है, जो आप मना नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल है, मतलब न्याय संगत है ना, हिंदी में न्याय संगत है कोर्ट के द्वारा, तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, अब ब्लैक पेन से यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के मामले में क्या, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का ये आर्टिकल है 226, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ना, वो आपको मना कर सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए 226 फंडामेंटल राइट है ही नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है तो मना कर सकती है बिल्कुल, क्योंकि वो नया संगत नहीं होगा, फिर बोलेगा कि नया संगत है ही नहीं है। लेकिन नहीं, सॉरी, नया संगत नहीं, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, मतलब जो इन्फोर्सेबल है वो तो यहाँ पर है नहीं, इन्फोर्सेबल है यहाँ पर आर्टिकल 32, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही है 12 से 35 जो है वो इन्फोर्सेबल है। तो यहाँ पर SC का जो आर्टिकल है वो 226 है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच राइट इज स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज़। तो कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? आपको पता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो 29 से 30 बोला गया है। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, संवैधानिक तो आप देखिए अभी जस्ट 32 में है, 32 में है। तो जब 29-30 में कोई नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइनली लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, देखिए जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होंगे, तो उसमें ज़्यादातर आंसर सही होते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन सही होते हैं उसमें। तो क्या कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। ठीक है, इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, 300 से अधिक सदस्य। तो मैं आपको बताया था ना कि कितने सदस्य थे, 389 के बारे में बात हुई थी, लेकिन 207 कंप्लीट सदस्य थे, इतने लोगों का बात थी। अब जुलाई 1946 को पहली इसकी प्रथम सभा हुई थी। भाई बिल्कुल हुई थी ना, 9 दिसंबर को बताया तो था अभी, 1946 में हुई थी। देखिए अभी आगे में ही हम लोग डिस्कस किए कि ये वाला चीज़ हम लोग डिस्कस किया था ना, और देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वैसी है। अब देखिए इसमें 1935 के अधिनियम के से बहुत विवरण और विधेय अभिग्रहण किया है। आपको मैं कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विदेशना की वाली बात हुई थी ना, बात हुई थी कि नहीं हुई थी। तो वो तो प्रियम्बल के लिए था, प्रियम्बल के लिए तो वो बोला था, ये क्या बोला इसमें 1935। तो 1935 में
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में नहीं था बात। ये तो एम.एन. रॉय साहब थे जो 1937 में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। मैं आपको 1935 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें कहीं बताया कि ऐसा था कि संविधान सभा के बारे में, उसमें यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल मतलब देखिए किसमें कह रहा है कि 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण और विधिये का अभिग्रहण किया गया है। अच्छा, ये कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन जुलाई। अच्छा, जुलाई है यहाँ, तो जुलाई नहीं भाई, मैं आपको बोला था ना, अभी ये तो बताया था कि 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो 300 से अधिक सदस्य थे, एक बार हटाता हूँ इसको, फ्रेश करता हूँ। 300 से अधिक सदस्य थे, बिल्कुल 300 से अधिक सदस्य थे, मतलब 300 से अधिक 389 थे, मैंने बताया ना। लेकिन क्या होता था ना, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग आने से मना कर दिए थे, तो ये घट के हो गया था 207, ठीक है। तो अब ये है कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन सा था, ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा, ये आप देख लीजिएगा। चूँकि इसमें क्या है, इट हैड मोर देन 300 मेंबर, या इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, एक में थे, और अगर आप मीटिंग अटेंड करने की बात करेंगे तो 207 थे। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है, अगर ये भी गलत होता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, और अगर ये गलत नहीं होता है तो जुलाई ये वाला सही हो, ये आंसर सही होगा, चूँकि यहाँ दिसंबर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये उपयुक्त, ये यही होना चाहिए आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि भाई 207 जब क्लियर कट है ना कि 207 ही मीटिंग हुआ है, 207 हुआ है, तो फिर कैसे ये वाला हम सही कर दें, तो आंसर उसका डी होगा, राइट। तो चलिए अब हम, लगता है डिस्कशन ख़त्म हो गया। तो लास्ट में हम लोग का एक यूपीएससी डेडिकेटेड भी चैनल है, तो आप वहाँ भी देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ अभी, अगर आप बीपीएससी का जितना पीवाईक्यू है ना पॉलिटी का, और यूपीएससी का पॉलिटी का, जो आपको अगर आप कवर कर लीजिएगा ना, मतलब इन डेप्थ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन जानते हैं और ऐसा कुछ नहीं, मतलब हर एक ऑप्शन को अगर आप निकाल के देखिएगा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बीपीएससी में 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछते हैं, उसमें आपको 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन कम से कम सही होंगे आपके, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसमें। चूँकि आप देखिएगा, चूँकि मैं इस चैनल में यूपीएससी का पीवाईक्यू भी कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी जा करके यूपीएससी का पीवाईक्यू देख सकते हैं, राइट। और हम लोग बीपीएससी का भी पीवाईक्यू कंप्लीट पॉलिटी का मैं कराऊंगा, यहाँ पर आपका कंप्लीट पीवाईक्यू कराऊंगा। और ऐसे जिस तरह से मैं कराया ना, 20 क्वेश्चन को मैं 1 घंटा लिया हूँ, टोटल 1 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग किए हुए। 1 घंटे से मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उसके कितने अंदर जा रहा हूँ। जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सारे चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ उसमें। तो आप लोग देखिएगा कि अगर सिर्फ, मैं आपको अभी फिर से क्लियर करके बता रहा हूँ, बीपीएससी का पीवाईक्यू पॉलिटी के लिए और यूपीएससी का पीवाईक्यू पॉलिटी के लिए, मतलब इन डेप्थ वाला अगर आप करके जाते हैं ना, तो 35 क्वेश्चन बीपीएससी ट्री वाले में आपका बन जाएगा। 35 क्वेश्चन लगभग, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं चूँकि पेपर देखा तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, और काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यूपीएससी वाला भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बीपीएससी वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए टेलीग्राम का भी लिंक इसमें दिया हुआ है, ऐसे करके स्क्रीनशॉट मारिएगा, ऐसे देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के आपका ये टेलीग्राम में हो जाएगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार के कर सकते हैं, या फिर आप एनालाइजर जीएस के इसमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में भी देख सकते हैं। तो हम लोग ने भी बीपीएससी वाले चैनल में भी पढ़ाया है, अभी आप यूपीएससी वाले को भी सेलेक्ट, मतलब उसको भी सब्सक्राइब करके यूपीएससी का प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गई डिस्कशन, 1 घंटे से हमारी डिस्कशन चल रही थी। चलिए अब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू।